हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी में जीन मैपिंग को। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीन मैपिंग को। जीन मैपिंग, ठीक है। जब हम जीन मैपिंग की बात करते हैं तो जीन मैपिंग, जीन को मैप करना। ठीक है, मैप क्या बताता है? मैप बताता है लोकेशन। ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी सिटी कहाँ पर है, ये बताता है। ठीक है, तो जीन मैपिंग को हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, लोकेशन बताता है किसी जीन की। ठीक है, ये क्या करता है, लोकेशन बताता है। जीन मैपिंग तो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जीन की लोकेशन बताता है। क्रोमोसोम पर जीन कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन कहाँ प्रेजेंट है, अगर जीन है तो उनका जीन का ऑर्डर क्या होगा, उन जीन का ऑर्डर क्या होगा और किस सीक्वेंस में वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी बताता है। ठीक है, जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है ये भी बताते हैं जीन मैपिंग में। अब पूरी की पूरी जो जीन मैपिंग है ना, ये पूरी की पूरी जो जीन मैपिंग है ये बेस्ड होती है दो कॉन्सेप्ट पे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पर। ठीक है, अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है इसको आगे पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, एंड इससे नए एलिलिक कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म में इसके दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो था वो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये आप कैसे दिखेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया तो ये कैसे दिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाएगा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, अब जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा तो 4 गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, 4 गैमेट्स इसमें बनेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4 गैमेट्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं, बट हर मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर एक मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होता है, बट हर मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पेरेंटल सेल ली। ठीक है, पेरेंटल सेल ली, उसके दो होमोलोगस क्रोमोसोम लिया, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम को लिया और इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया तो इसका कौन सा पार्ट चेंज होगा, बी वाला पार्ट ही चेंज होगा। ठीक है, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि इनके 4 जो क्रोमेटिड थे, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो चारों के चारों क्रोमेटिड जो थे वो अलग अलग हो गए। ठीक है, और 4 गैमेट्स ये बन गए। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो चारों के चारों क्रोमेटिड अलग हो गए और 4 गैमेट्स बन गए। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो चारों के चारों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए और 4 गैमेट्स बन गए। और ये क्या हुआ इसमें कि स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी हो गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी हो गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए बी हो गया। ठीक है, फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन। न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन कैसे बने ये देखते हैं। तो इस वाले में एलिल का कॉम्बिनेशन क्या था, इस वाले में एलिल का कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, और इस वाले में क्या था, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ रह रहा है। जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ रह ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, स्मॉल बी के साथ भी रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी रह रहा है और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ रह रहा है और ये स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ तो रह ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ बन गया ना नया एलिलिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, नया कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया ना, तो ये क्या है, न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लिंकेज किसे कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, व्हेन सेम पेरेंटल एलिलिक कॉम्बिनेशन आर पास ऑन नेक्स्ट जनरेशन विथ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ और प्रोजेनी में सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन पास ऑन होते हैं उसे हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ और प्रोजेनी में सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन पास होते हैं उसे हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, लिंकेज ने क्या कहा, जो पेरेंट ने कॉम्बिनेशन बनाया है ना वही हम चलाएंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वही कॉम्बिनेशन भेजेंगे, चेंज नहीं करने देंगे। लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये नहीं कहता है, वो क्या कहता है, एक जीन दूसरे जीन के साथ इंडिपेंडेंट मूव करता है। जैसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ रहे हैं उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे। ठीक है, यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो इससे बनने वाले जो गैमेट्स थे एज इट इज आ गए। ठीक है, कैपिटल ए है तो कैपिटल बी जो है वो भी यहाँ पर आगे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही रहेगा। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तब ये ऐसे ही आ गए। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ रहेगा और स्मॉल ए स्मॉल बी के ही साथ रहेगा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है एक जीन दूसरे जीन पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो अपने तरीके से जा सकता है और वो अपने तरीके से जा सकता है। ठीक है, वो अपने तरीके से जा सकता है और वो अपने तरीके से जा सकता है। ठीक है, लेकिन
इसने कह दिया कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ रहेगा और स्मॉल बी के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है एक्सेप्शन है, ठीक है, ये जो लिंकेज है एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। ये जो लिंकेज है एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। जब मेंडल अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने लिंकेज देखी थी, बट उनके पास कुछ वैलिड रीजन नहीं था, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। कैसे किया था? कभी इसको प्रेजेंट ही नहीं किया था, ठीक है। वो कैसे किया था? मेंडल जब स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने 8th कैरेक्टर लिया था, ठीक है। 7th कैरेक्टर नहीं, 8th कैरेक्टर लिया था, ठीक है। जहां पर 8वां कैरेक्टर था सीड कोड कलर, ठीक है। एंड इस सीड कोड कलर में डोमिनेंट और रिसेसिव भी थे, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव भी दिखे थे। इसमें से जो डोमिनेंट कलर का था वो ग्रे था और जो रिसेसिव था वो व्हाइट था, ठीक है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था जो ग्रे था वो हमेशा वॉलेट फ्लावर के साथ आ रहा था एंड व्हाइट हमेशा व्हाइट फ्लावर के साथ आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जिन डिस्टेंस को हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ठीक है। आपको जो भी डाटा दिया जाएगा उसमें आपका नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रोजेनी से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दैट इज नोन एज जी डिस्टेंस या रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिन डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन से या फिर मैप यूनिट से, ठीक है। जैसे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को मीटर से, सेंटीमीटर से, वेट को मेजर करते हैं ग्राम किलोग्राम से, वैसे ही जिन डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन से, ठीक है, या फिर मैप यूनिट में, ठीक है। एंड ए वन सेंटीमॉर्गन या फिर 1 मैप यूनिट का मतलब क्या होता है? 1% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 सेंटीमॉर्गन या फिर 1 मैप यूनिट का मतलब क्या होता है? 1% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। 90 सेंटीमॉर्गन का मतलब होता है 90% रिकॉम्बिनेशन। 10 सेंटीमॉर्गन का होता है 10% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 मैप यूनिट का मतलब है 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। ए और बी जिन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मैप यूनिट का है, ठीक है। 10 मैप यूनिट का है। इसका मतलब क्या है? 10 सेंटीमॉर्गन, 10% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड 10 इंटू 10⁶ बेस पेयर इन दोनों के बीच में है। कैसे समझे? इन दोनों के बीच में है 10 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, ठीक है। तो बेस पेयर में इसको कैसे देखेंगे? हमारा जिन क्या है? डीएनए है ना, तो डीएनए को कैसे स्टडी करते हैं? बेस पेयर के टर्म्स में, ठीक है। तो बेस पेयर के टर्म्स में भी तो देखना पड़ेगा ना इसको, तो बेस पेयर के टर्म्स में इसका डिस्टेंस है, ठीक है। 10 इंटू 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। अगर एक एप्पल 5 रुपए का मिलेगा तो 10 एप्पल कितना मिलेगा? 50 रुपए का मिलेगा, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज मतलब पूरी की पूरी लिंकेज, दैट मीन्स यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो कुछ नया ही नहीं आएगा, पेरेंटल वाले एलिली कॉम्बिनेशन को रख लिया जाएगा, ओनली पेरेंटल एलिली कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर पेरेंटल अलाउ करेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, ठीक है। पेरेंटल अलाउ करेंगे और रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज को वो कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं नो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज को समझते हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, ये पेरेंटल है, इसे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो सेम ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, एज इट इज सेम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज को, और वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, उसको समझते हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन होता है तो किसका यूज किया जाता है? एरो का यूज किया जाता है, ठीक है। ए जो है कैपिटल ए किसके साथ आएगा? स्मॉल बी के साथ आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आएगा, ठीक है। इससे बनने वाले जो 4 गैमेट्स हैं वो कैसे आएंगे? ये सेम आ जाएगा, पेरेंटल सेम आ जाएगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, नेचर लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कुछ नेचर के लॉ हैं, ठीक है। देखो थियरी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बुक में हम कुछ भी लिख दें, बट नेचर अपने अकॉर्डिंग चलाती है ना, ठीक है। सब कुछ नेचर नहीं बनाया, तो नेचर के कुछ रूल हैं, ठीक है। नेचर का लॉ कहता है, सबसे पहला लॉ कहता है रिकॉम्बिनेशन हर केस में नहीं होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अगर इन एवरी मियोसिस, हर मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन दैट अगर इन इनकम्प्लीट एग्जाम्पल पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट बोथ आर फॉर्मड, क्या होता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब आधा पेरेंटल होगा और आधा रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आधा पेरेंटल होगा और आधा रिकॉम्बिनेशन, आधा पेरेंटल होगा और आधा रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है।
और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन नेचर में के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 50% ही होता है। ठीक है, नेचर कहती है जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट होंगे वो 50% होंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कभी भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% होंगे। नेचर में ये नहीं हो सकता कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो और पैरेंटल कम हो, क्योंकि नेचर ने नेचुरल सिलेक्शन किया है ना, अपने आप को चेंज कर करके सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट कराया है ना। जो सबसे अच्छा है, जो सबसे फिट है, जो सबसे अच्छा है वही रहेगा ना नेचर में। अगर उसको चेंज कर दिया जाए, नया लेकर आया जाए, तो नेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसको चेंज कर दिया जाए, नया लाया जाए, तो वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब से हमारी अर्थ बनी है तब से हमारा नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और अब सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट तक पहुंच चुका है। जो सबसे बढ़िया है वो रहेगा, और जो सबसे जो बढ़िया वो रहेगा। ठीक है, सॉरी, जो सबसे बढ़िया है वो रहेगा। ठीक है, तो कुछ अगर उसको उसकी जगह पे कुछ नया लेकर आया जाए, कुछ नया लेकर आया जाए, तो क्या होगा, नेचर को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। ठीक है, अगर उसको चेंज करके वहां पर नया लाया जाए तो वो नेचर को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट नया कॉम्बिनेशन है, तो नया कॉम्बिनेशन थोड़ी ना सर्वाइव कर पाएगा, तो यहाँ पर रखा गया है रिकॉम्बिनेंट कैन नेवर बी ग्रेट देन पेरेंटल। रिकॉम्बिनेंट कभी पैरेंटल कॉम्बिनेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने 2 जीन्स पे स्टडी किया है, रिकॉम्बिनेंट बनाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 जीन्स को, 2 पॉइंट क्रॉस और 3 पॉइंट क्रॉस। 2 पॉइंट क्रॉस में एक टाइम पे 2 जीन्स को देखते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ 2 जीन्स एट ए टाइम। 2 पॉइंट क्रॉस में एक टाइम पे 2 जीन्स को देखते हैं। ठीक है, जो हमने कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 जीन्स को ले रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर हम 2 जीन्स को ले रहे हैं। अब हम 3 जीन्स को देखेंगे, 3 पॉइंट क्रॉस ओवर। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्रॉस ओवर एक टाइम पे 3 जीन्स को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ 3 जीन्स एट ए टाइम। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरी बॉडी में मैंने फूड खाया, मेरी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन कैसे होता है? मैंने फूड खाया, ठीक है, मेरे दांत उसको चबाते हैं, फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में जाती है, स्टमक में उस पर एसिड काम करता है। ठीक है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम काम करता है, और वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, और उसे करने का तरीका क्या है? पहले तीत करेगा, फिर फूड पाइप करेगा, स्टमक करेगा, फिर क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है, और उसे प्रोसेस को किया कैसे जाता है? क्रॉस ओवर से किया जाता है। ठीक है, कि 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ेंगे, चॉइस मेटा बनेगा, एक सेगमेंट कटेगा, और फिर उससे जाके जुड़ेगा। रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है कि क्रोमोसोम को जेनेटिक एक्सचेंज करना है, बट होता कैसे है? उसका मैकेनिज्म क्या है? वो क्रॉस ओवर है, दोनों क्रोमोसोम को जुड़ना, उसके बाद उनके सेगमेंट को कट होना, ज्वाइन होना, ये उसका मेथड है। जिस तरीके से डाइजेशन होता है, डाइजेशन करने का मैकेनिज्म है टीथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है, उसे करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज क्रॉस ओवर। तो ये डिफरेंट है इन दोनों में। 3 पॉइंट क्रॉस में 2 तरीके से क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, 2 तरीके से क्रॉस होता है, सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल क्रॉस में 3 पॉइंट क्रॉस में जब 3 में से 2 जीन्स के बीच में क्रॉस ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसे कहेंगे सिंगल क्रॉस ओवर। ठीक है, जब 3 में से 2 जीन्स के बीच में क्रॉस ओवर होगा, 3 में से 2 जीन्स के बीच में क्रॉस ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसे कहेंगे सिंगल क्रॉस ओवर। और जब तीनों के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे? डबल क्रॉस ओवर कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं होता कैसे है। सिंगल क्रॉस ओवर समझते हैं। ठीक है, तो ये किसके बीच में होता है? ए बी के बीच में होता है, एरो के, ये एरो के बीच में होता है। ठीक है, ए एंड बी कैसे बनता है? एरो के बीच में होता है। ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर होगा ए बी के साथ, एरो के बीच में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो सेम होगा। जो दूसरा वाला है रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? कैपिटल ए को स्मॉल बी के साथ जाना है। ठीक है, कैपिटल ए को स्मॉल बी के साथ जाना है, एंड ये स्मॉल बी क्या कहेगा? मुझे सी के साथ भी जाना है। ठीक है, कैपिटल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ तो जाएगा ही जाएगा, और ये बी कहेगा मुझे सी के साथ भी जाना है, तो यहाँ पर क्रॉसओवर ऐसे होगा। ठीक है, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ तो जाएगा ही जाएगा, वो बी कहेगा मुझे सी को भी लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा? ये सेम होगा, पेरेंटल सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसे होगा? बी कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी आएगा, और ये सेम होगा पेरेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ समझेंगे, ए ने बी को कहा मार्केट जाना है। ठीक है, सी का कोई प्लान नहीं है, ए बी सी तीनों मार्केट ही जाएंगे। ठीक है, तो सिंगल क्रॉसओवर ऐसे होगा। अब हम समझते हैं डबल क्रॉसओवर कैसे होता है। डबल क्रॉसओवर को समझने से पहले हम यहाँ समझते हैं सिंगल क्रॉसओवर जो है बी सी के बीच में कैसे होगा, रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा। ठीक है, बी सी के बीच में
ये क्रॉस ओवर जो है बी सी के बीच में कैसे होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये सेम होगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन जो है वो बी सी के बीच में होता है। कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ जाएगी, स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ जाएगी, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ आएगी और स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ जाएगी, और ये सेम होगा, ठीक है। तो ये सेम होगा, पेरेंटल सेम होगा। उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये सेम होगा पेरेंटल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए एंड बी के साथ होगा और बी सी के बीच में होगा, ठीक है। क्रॉस जो होगा, क्रॉस ओवर किसके बीच में होगा, ए बी के साथ होगा और बी सी के बीच में होगा, ठीक है। तीनों के बीच में होगा, ठीक है। तो पहला वाला सेम होगा, ठीक है, पहला वाला सेम होगा। सेकंड वाला जो होगा, ए वाले जिन ने स्मॉल बी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है। यहाँ पर अब बी ने किया कैपिटल सी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है। ए वाले जिन ने स्मॉल बी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया और स्मॉल बी ने कैपिटल सी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर भी स्मॉल ए ने कैपिटल बी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया और कैपिटल बी ने स्मॉल सी के साथ रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है। उसके बाद ये सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। और ये सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ए ने बी को कहा मार्केट जाना है, ठीक है। बी ने कहा मुझे सी के साथ मूवी जाना है। अब तीनों मार्केट भी जाएंगे और मूवी भी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे, मार्केट भी जाएंगे और मूवी भी जाएंगे, मतलब तीनों के बीच में क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जीन मैपिंग खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।